वन पीस के क्रिएटर ओडा ने इंस्पिरेशन बिब्लिकल आर्कोलॉजी से लिए और ऐसी कई बात है जो इस पूरे वन पीस में अब तक हिस्ट्री बनी हुई है, चाहे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्ड से लूफी को ले लो या विलोडी के ट्रू मीनिंग को। लेकिन मैं आपको अगर बोलूं ओडा ने ये सभी चीजें रियल लाइफ एग्जांपल से ही लिए, तो इस एनालिसिस में आपको ओडा के रियल लाइफ इंस्पिरेशन को देख के वन पीस के बारे में हिंट मिल सकती है कि वन पीस की स्टोरी आखिर किस बारे में। अब जैसे कि मैंने बताया, वन पीस की स्टोरी टेलिंग इंस्पायर्ड है बिब्लिकल आर्कोलॉजी से। जैसे वन पीस के पोनेग्लिफ्स रियल लाइफ के मायन इंस्पिरेशन की तरह, और मायन में ये बड़े बड़े पत्थर एक बार रीअसेंबल भी हुए हैं। और तो और सेंट्रो सिटी भी बिल्कुल रियल लाइफ के मायन सिटी की तरह दिखती है। शायद तुम लोगों को मायन की भविष्यवाणी याद होगी, The world will end 2012 कि 21 दिसंबर 2012 को कयामत आ जाएगी। हमारी दुनिया के लिए आखिरी दिन। जो कि पहले पूरे न्यूज चैनल में फैली हुई, जिसमें कहा गया था कि 2012 में धरती तबाह हो जाए, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर कहा कि 2020 में अर्थ डिस्ट्रॉय हो, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। पर तुम में से कितने को पता है ये इन्फॉर्मेशन मायन ने कभी करी नहीं थी। मायन पेज ने खुद रेयर डॉक्यूमेंट्रीज में एक्सप्लेन करके बताया, मायन इंस्पिरेशंस में कभी ये नहीं बताया कि वर्ल्ड स्टार डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि इन स्टोन में बताया है ये फ्रेज जिस तरह अग्रेशन और वॉयलेंस होगा उधर इक्वलिटी सेंटिमेंट चले किया जाएगा। और ये सब जब होगा जब ह्यूमन ब्रेन अपने हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएगा। अब इसे देख के लगता है ओडा ने इसे देख के इस प्रोफेसी की तरह वन पीस में बताया वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एंशिएंट वेपन है जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यानी इस प्रोफेसी की तरह ओडा ने इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली बात बताई है। हायरार्कीज और नेचुरल सोसाइटीज के बीच की लड़ाई एंशिएंट सुमेरियन आर्कोलॉजी में दिखाई गई। हायरार्कीज का मतलब जैसे मिडिवल यूरोप के टाइम पे पावर को रैंक कर रखा था, जैसे टॉप पे जज सुप्रीम था, फिर राजा, फिर नाइट या नोबल्स और एंड में पीजेंट्स आते थे। नेचुरल सोसाइटी बेसिकली इसको एक हाइपोथेटिकल और आइडियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी कहते हैं जो नेचुरल सिस्टम पे फोकस करता है, जैसे सस्टेनेबल लिविंग। तो ऐसे ही सुमेरियन नाम की सिविलाइजेशन की तरह वन पीस में भी ऑप्रेसिव पावर स्ट्रक्चर के डेंजर की मैसेज को प्रेजेंट किया हुआ है। ओडा ने हमें कई बार पावर और कॉमन पीपल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की फाइट को दिखाया है। और पावर से मेरा मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब वन पीस में सबसे मिस्टीरियस चीज थी विलोडी। विलोडी का मतलब हमें अब तक नहीं पता, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता ग्रीक लैंग्वेज में डेमोस का मतलब है कॉमन पीपल, और डायमंड का मतलब होता था गॉड या गॉड लाइक, जो कि रिलीजन की वजह से यूज होता था। और जैसे पहले हिस्ट्री में तुमने देखा भी होगा, हर राज्य में एक रिलीजन होता था और इन सब राज्यों के एम्परर्स अपने राज्यों को एक्सपेंड और रिसोर्स लेने के लिए दूसरे राज्य पर अटैक कर देते और लोगों पे अत्याचार करते थे। इसके बाद हमें स्लेवरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। जो लोग इन बैटल्स में हार जाते थे उन्हें स्लेव बना दिया जाता था। ऐसे ही सेम वन पीस में स्लेव हमें दिखाया गया है। और तुम लोगों को ये तो पता ही है ओडा को वर्ड प्ले पसंद है, तो ओडा ने यहाँ पे डायमंड का डीमन कर दिया। और डीमन यहाँ इविल स्पिरिट, जिसे हम हिंदी में राक्षस भी कहते हैं। तो डीमन से मेरा मतलब है वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्सेस डेमोस यानी कॉमन पीपल से। और कहीं ना कहीं वन पीस में स्लेव्स का कनेक्शन विलोडी से है, और विलोडी का मतलब हो सकता है आम लोगों के विल से, यानी उन सभी लोगों के चाहत से। पर अब उस फॉरबिडन एंशिएंट किंगडम का क्या, जो ओहारा ने रिप्रेजेंट किया था रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द एंशिएंट किंगडम हुज नेम इज फॉरबिडन। ओहारा में जो एंशिएंट किंगडम को बताया है, उसी की तरह रियल लाइफ में भी कुर्दिश नाम के किंगडम के बारे में बताया है, जो कि बाइबल में मेडिस के नाम से भी जाना जाता है। और किसी को कुर्द के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, कुर्द 4 स्टेट में डिवाइडेड थे, जिसमें आज के टर्की, सीरिया, इराक, ईरान आते थे। 1923 के करीब टर्की साइड में ऑफिशियली इस कुर्द नाम को बैन कर दिया गया, लेकिन बस नाम ही नहीं, इसमें उनकी आइडेंटिटी, लैंग्वेज और उनके कल्चर ट्रेट्स तक को भी बैन कर दिया गया। सिंपली कहूं तो जो भी कुर्द से रिलेटेड हिंट करता था उसको पूरी तरीके से सिस्टमैटिकली डिलीट और हिस्ट्री बुक से हटा दिया गया। और कहा जाता है कि कुर्द रीजन में मिलिट्री रूल आ गया था, तो इस रीजन में पूरे वेस्टर्न लोगों के लिए आने से रोक ला दी गई, जिसकी वजह से इस रीजन का कनेक्शन बाकी सभी कंट्री से भी टूट गया। लाइक वन पीस का वानो, ओडा ने बिब्लिकल रिसर्चर्स को सुमेरियन हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया, जिसे मेनली बैटल ऑफ हायरार्कीज वर्सेस सोसाइटी के लिए जाना जाता है। तो ऐसे टाइम पे इधर रिवोल्यूशनरीज क्रिमिनल्स कहलाए जाते हैं, और गवर्नमेंट से तुम शांति नहीं मांग सकते, या तुम अपने आप को ये होने को भी नहीं कह सकते, या तुम्हें इधर लाइफ में कोई कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए वन पीस में लूफी सबके अगेंस्ट जाता है, और इतनी बुराई के बावजूद लूफी सबको हंसाता है और रिलैक्स करता है। वन पीस में हमें दिखाया है कि हिस्ट्री उन लोगों ने लिखी है जो वॉर में जीत गए थे। वन पीस में इस बात को डोफ्लामिंगो बोलता है 海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。 Those who stand at the top determine what's wrong and what right. Justice will prevail. Whoever wins this war becomes justice. यानी दो फ्लामिंगो की लाइन को देख के हम कह सकते हैं जो कोई वॉर में जीतता है वो डिसाइड करता है क्या जस्टिस है, क्या वायलेंस, क्या सही है, क्या गलत। लेकिन क्या तुमने सोचा है ये ओल्ड इंस्क्रिप्शन झूठ भी हो सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री वही लिखता है जो विनर होता है, और पास्ट में विनर वर्ल्ड गवर्नमेंट ही रही होगी या फिर इमोसामा। और पास्ट में जिसने भी ये इंस्क्रिप्शन बनाए होंगे वो किसी जीते हुए लोगों ने लिखा होगा, और उन्हें जो उस टाइम पे अपने हिसाब से जो सही और गलत लगता
होगा वही आज के इंस्क्रिप्शन या कहीं की पोनिक्लेट्स में मौजूद होगा। ऐसी बहुत सारी ग्रेट स्टोरीज है जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते और आजकल की डेट में वुडन टेल्स बस वॉयलेशन को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं है। ग्रीन बुल की स्पीच भूलो मत। ग्रीन बुल ने हायाकीस का नाम लिया, यानी हो सकता है वन पीस की स्टोरी है आम लोग और हायाकी के बीच की बैटल की। डेविल फ्रूट एक ऐसा टूल है जिससे किसी भी ह्यूमन के पास एक अलग तरीके की पावर आ जाती है। 25 टाइप का डेविल फ्रूट यूजर ने खाया हो तो याद करो कि निमो ने डेविल फ्रूट का नाम सुन के क्या रिएक्ट करा था और कहा था मैजिक पावर। तो ये क्लियर है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लोगों को डेविल फ्रूट देके कर्ज करा जैसे काइडो करता था। इसी तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को डेविल फ्रूट दिया होंगे ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल कर पाए, लेकिन शायद किसी वजह से डेविल फ्रूट्स सबके पास आ गए। इन दी एंड डेविल फ्रूट्स टूल्स के अलावा कुछ नहीं, पर इन कंपैरिजन विल पावर जिसे हम वन पीस में हाकी कहते हैं, इसका डेविल फ्रूट से अलग केस है। इसमें जिसके पास स्ट्रॉन्ग विल होगा वो इस वर्ल्ड में कुछ भी अचीव कर सकता है, इस वर्ल्ड तक को हिलाने तक कदम रखता है। अब इससे तो साफ हो जाता है वन पीस इज नॉट जस्ट अ मांगा, इट्स अ लिटरेचर। और ये तो मानना पड़ेगा जापान के मांगा टेस्ट एक अलग लेवल की वर्ल्ड लिटरेचर है। ओडा ने सारे फिलोसफी हिस्ट्रीज और एंशिएंट स्टोरीज को एक ट्रेजिक डेवलपमेंट स्टोरी में डाल के आजकल की मॉडर्न स्टोरी को आइरोनिक बना दिया। और लास्ट ओडा पूरे वन पीस में बताना चाहता है वर्ल्ड में हर जगह बुराई है, तुम्हें ना तो इधर पेट भर कहीं खाना नहीं मिलेगा या कहीं पानी, या कुछ चुनिंदा लोग मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड पर राज करते हैं। जिधर पायरेट्स को बुरा कहते हैं वही इन्हीं पायरेट्स को ये वर्ल्ड लॉर्ड और एम्परर बना देते हैं। उन सभी पावरफुल लोगों के अलावा जो लोग बच जाते हैं उन्हें स्लेव्स बना दिया जाता है, या उनमें भी जो बच जाते हैं उन्हें इन कुछ लोगों के हिसाब से जीना पड़ता है। तुम इधर गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही, ना तुम इधर फ्री होना को कह सकते। तो इस सब के अपोजिट लूफी का केयर फ्री और पीसफुल होना रिप्रेजेंट करता है पावर, सिंपलिसिटी और एक होलसम जॉय को। जिधर लूफी सबको हंसाता भी है तो वहीं इन सभी लोगों के दर्द को अपने साथ शेयर भी करता है। लूफी ना तो कोई एंजल है ना ही कोई भगवान, लेकिन तब भी लूफी उन सब के साथ हमेशा खड़ा है जिसके साथ इस वर्ल्ड में बुरा हो रहा है। तो इसी के साथ ओडा की स्टोरी बताती है कि लाइफ की ट्रू फ्रीडम है कि खुद से ऑनेस्ट रहो और लाइफ में लूफी की तरह खुशी को ढूंढ लो। तो कमेंट करके बताओ तुम इस सब के बारे में क्या लगता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करने से शर्माना मत।